गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी जिस वक्त ये लेक्चर देख रहा है। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को भी कर रहे होंगे। तो मैं मान के चल सकता हूं कि आप बहुत अच्छे लोग हैं और अपनी जो भी मैं क्वेश्चन कराता हूं वो सब भी आप घर पे कर लेते हो ना भाई? प्रॉमिस ना? हाँ हाँ भाई, कर लेना, ठीक है। तो भाई मैं होमवर्क तो ज्यादा आपको पता देता नहीं। मैं कहता हूँ जितना मैंने कराया है वही अपनी होमवर्क कॉपी में एक बार दोबारा से आप क्या कर लो, रिवाइज कर लो, ठीक है। चलो आज लेक्चर शुरू करें। तो जोश के साथ थोड़ा लेक्चर शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज हम कौन सा लेक्चर करेंगे सर? हम करेंगे लेक्चर नंबर 53। हमारा कोर्स खत्म होने वाला है, ठीक है। चलो अच्छा, पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था एक बार जरा उसको रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सबसे पहले कराया था एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? मैंने कहा था जहां पे आपकी टोटल सेल्स की लाइन और टोटल कॉस्ट की लाइन, तो सेल माइनस कॉस्ट क्या होता है? प्रॉफिट। तो जहां पे आपकी ये टोटल सेल्स की लाइन और टोटल कॉस्ट की लाइन इंटरसेक्ट करती है, वो तो हो गया सर ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पे ये दोनों इक्वल हो जाएंगी, टोटल सेल्स बराबर टोटल कॉस्ट। उसके बाद जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब वो कह रहा था जितना ये एंगल बड़ा होगा, इसका मुंह जितना बड़ा होगा, उतना ज्यादा हमें क्या होगा? प्रॉफिट। ऑब्वियस बात है कि सेल ज्यादा है, कॉस्ट कम है, तो एंगल उतना बड़ा होगा, और जितना एंगल बड़ा होगा उतनी ही हमें मतलब उतना ही हमें प्रॉफिट भी होगा। चल, तो ये लास्ट क्लास में कराया था। फिर मैंने आपको एप्लीकेशन ऑफ सीवीपी एनालिसिस के बारे में बताया था कि एप्लीकेशन में होगा डिसीजन मेकिंग हम करेंगे, तो हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर आ सकता है, वो सब हमने चीजें पढ़ी थी। उसके अलावा मैंने, अच्छा ये एक बार पढ़ लेना, अच्छा ये भी मैंने आपको करा दिया था, हिस्टोरिक कॉस्ट क्या होती है। हिस्टोरिक कॉस्ट जनरली हमारे एसेट के ऊपर होती है, मशीनरी बिल्डिंग जो हम पहले खरीद चुके हैं, और ये इररिलेवेंट होता है, ये लिखा भी है इररिलेवेंट। संक कॉस्ट क्या है? पहले ही पैसा दे चुके हो, वो पैसा वापस आने वाला नहीं है। अब आप डिसीजन लेना चाहते हो तो सर जो पैसा दे चुके हो उसका इससे कोई लेना देना नहीं होगा। कमिटेड कॉस्ट भी संक कॉस्ट ही होता है, बस इसका पैसा फ्यूचर में जाएगा क्योंकि आपने कमिटमेंट कर रखी है, कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, तो ये भी इररिलेवेंट होती है। फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, और ये हमारा रिलेवेंट कॉस्ट होती है कि अगर ए प्रोडक्ट बनाना है, बी बनाना है, सी बनाना है, तो हम कौन सा बनाएंगे जिसमें हमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। मान के चलते हैं फिक्स कॉस्ट सब में सेम है, तो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन या मैक्सिमम प्रॉफिट की अगर बात करें, जो प्रोडक्ट हमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट देगा वो प्रोडक्ट हम बनाना पसंद करेंगे, ठीक है। अब उसमें जो हम बनाएंगे तो कुछ छोड़ना पड़ेगा, तो जिस प्रोडक्ट को हम छोड़ देंगे वो कहलाएगी उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फिर मैंने आपको कहा था एक इंपॉर्टेंट कॉस्ट और है नोशनल कॉस्ट, या फिर इम्प्यूटेड कॉस्ट भी इसको हम कहते हैं। नोशनल कॉस्ट का मतलब होता है कि ये भी रिलेवेंट होती है कि अगर हमने कोई एसेट लिया हुआ है, जैसे ओनर जो है, मैंने आपको बताया था, मैं एक सीए फर्म में गया था, उसकी बिल्डिंग थी, नीचे उसने अपना ऑफिस बना रखा है और ऊपर रेजिडेंशियल बना रखा है। तो जो ऑफिस बना रखा है उसको कोई किराया तो वो पे नहीं करता, ठीक है। दूसरा मैंने कहा अगर वो यहाँ पे ऑफिस नहीं लेता तो कहीं और ऑफिस लेता तो वहां पे किराया पे करता। तो अपनी बिल्डिंग होने की वजह से जो उसका किराया जाता लेकिन वो बच गया, दैट इज अवर नोशनल कॉस्ट। दूसरे तरीके से देखें तो हम कहते हैं कि अगर यहाँ पे ऑफिस नहीं खोलता तो हो सकता था इसको किराए पे दे देता, और किराए पे देता तो वहां से जो इनकम आने वाली थी वो नहीं आ पाई, दैट इज माई नोशनल या इम्प्यूटेड कॉस्ट। फिर मैंने आपको बताया था शट डाउन कॉस्ट भी होती है, ये भी इंपॉर्टेंट कॉस्ट है, इसको ढंग से पढ़ना। कि जब भी हम अपना बिजनेस बंद करते हैं, धंधा बंद करके घर जाने की बात करते हैं, तो हमारी बहुत सारी फिक्स कॉस्ट बच जाती है, जैसे कि एम्प्लॉय की फिक्स कॉस्ट बच जाती है। फिर हमारे हो सकता है रेंट बच जाए, या कोई भी ऐसे खर्चे फिक्स वाले हमारे बच सकते हैं। लेकिन बंद करने के लिए भी कुछ खर्चे हमारे फिक्स हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था वर्क फ्रॉम होम का। तो ऐसे ही अलग अलग बिजनेस में बंद करने के लिए कुछ खर्चे हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं कि अगर किसी ने वहां पे किसी जगह पे एक प्लांट लगाया है, प्लांट एंड मशीनरी लगाई, अब वो चाहता है कि इस बिजनेस को हम बंद कर दे, कि भाई प्रॉफिट नहीं हो रहा, बंद करते हैं प्लांट। अब गवर्नमेंट की रेगुलेशन ये है कि भैया जब भी आप यहाँ से प्लांट उठा के या कुछ भी उठा के जाओगे, तो आपको वो जमीन को ढंग से प्रॉपर बना के देना पड़ेगा, जैसी थी वैसे ही करके देना पड़ेगा। ऐसे नहीं है बिल्कुल छोड़ छाड़ के चले गए, कबाड़ हो या नहीं, आपको वो चीज ठीक करके देनी पड़ेगी।
ठीक है। तो उस केस में कुछ फिक्स खर्चे अराइज भी हो जाएंगे। तो इसीलिए शट डाउन कॉस्ट वो कॉस्ट है जो खर्च बिजनेस बंद करने के बाद, मतलब बिजनेस बंद करने की वजह से अराइज हो जाती है। ठीक है। अच्छा, फिर मैंने आपको लिमिटिंग फैक्टर बताया था। हमने कहा था कि जब भी हम डिसीजन मेकिंग की बात करेंगे तो हो सकता है हमारे पास कुछ फैक्टर हो लिमिट में, जैसे मटेरियल हो गया, लेबर हो गई, मशीनरी आवर्स हो गए, उस पर हमने क्वेश्चन भी करा था। तो वो जब लिमिट हो जाते हैं तो फिर हमें उस लिमिटिंग फैक्टर के अकॉर्डिंग देखना पड़ता है कि कौन सा प्रोडक्ट हमें सबसे ज्यादा बेनिफिट दे रहा है, प्रॉफिट दे रहा है, वो प्रोडक्ट हम बनाते हैं। ठीक है। चलो, इसके बेस पे हमने क्वेश्चन भी कर लिए थे, हालांकि ये क्वेश्चन नंबर गलत थे, क्योंकि यहां से जो क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ था, ये क्वेश्चन नंबर 8 खत्म हुआ था, तो 8 के बाद 9 10, जबकि मैंने यहां से इसकी सीरीज गलत कर दी। बुक में आपके ठीक होगा, यहाँ पे सीरीज गलत है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में इसको भी ठीक करवा लेंगे। अच्छा, हमने एक क्वेश्चन करा था जिसके अंदर ये तो हमारा लिमिटिंग फैक्टर वाला था। ये क्वेश्चन हमारा था जहां पे कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट आया था, याद है? और मैंने आपको बताया था जब भी कंबाइंड की बात करेगा तो हम ऐसे नहीं कर सकते कि दोनों की अलग अलग निकाल ले ब्रेक इवन पॉइंट। क्यों? क्योंकि सर फिक्स कॉस्ट दोनों की मतलब टोटल है। अगर मैं ए बना रहा हूं, बी बना रहा हूं या दोनों बना रहा हूं तो फिक्स कॉस्ट विल रिमेन द सेम। तो दोनों की फिक्स कॉस्ट बाइफिकेट करके नहीं दे रखी, जिस वजह से मैं दोनों की अलग अलग ऐसे नहीं निकाल सकता। तो मुझे कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट या कंबाइंड पीवी रेशियो निकालनी पड़ेगी। और जब भी कंबाइंड की बात आएगी, याद रखना क्वेश्चन में जब भी कंबाइंड की बात आएगी तो वो आपको रेशियो जरूर देगा कि टोटल यूनिट्स में कितना ए बिक रहा है, कितना बी बिक रहा है, ये आपको जरूर देगा। तो इस केस में आप ज्यादातर या फिर हर क्वेश्चन में हम यही करते हैं, हम टोटल यूनिट्स जो हमारे प्रोड्यूस हैं या सेल हैं उसको हम पी मान लेते हैं। ठीक है, एक्स, क्योंकि एक्स और वाई होता है तो इसलिए मैं पी लिख देता हूँ। फिर इस पी को मैं इस रेशियो में बांट देता हूँ, 7/10 और 3/10। फिर उस अकॉर्डिंग मैं कैलकुलेट करता हूँ कि मेरा क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। और हमें पता है कि ब्रेक इवन पॉइंट पे हमारा टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन किसके बराबर हो जाता है? टोटल फिक्स कॉस्ट के। तो उस अकॉर्डिंग मैं टोटल यूनिट्स निकालता हूं, फिर उसको दोबारा से मैं रेशियो, क्योंकि टोटल मिल गया, अब रेशियो में बांट दो 7:3 में, तो मुझे एक्स और वाई या ए और बी जो भी प्रोडक्ट है उनके यूनिट्स मिल जाएंगे एट ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, चलो, तो ये हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। अब हम करते हैं क्या? हम करते हैं सर शुरू, और लिखो कॉन्सेप्ट नंबर 14। कॉन्सेप्ट नंबर 14 बस लास्ट कॉन्सेप्ट है और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना, लिखो। कॉन्सेप्ट 14 लिखो। डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट अंडर मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये है हमारा मार्जिनल वर्सेस एब्जॉर्प्शन। ठीक है, क्या आपने मेरे साथ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करी है या नहीं करी? हाँ सर, हमने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग तो पढ़ी है। और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या होता था सर? देखिए, वेरिएबल कॉस्ट तो हमें पता होती थी, पर एब्जॉर्प्शन में ना फिक्स कॉस्ट जो है हमें अलग अलग से पता नहीं होती थी, तो हम एस्टिमेशन कर लेते थे। और एस्टिमेशन के बेस पे फिर हम उसको बांट लेते थे, कभी हम यूनिट पे बांट लेते थे, कभी मटेरियल पे बांट लेते थे, कभी लेबर आवर्स पे, कभी मशीन आवर्स पे। और ऐसे करके फिर हम चार्ज करते रहते थे, या मैं कहूँ रिकवर करते रहते थे, या मैम कहे कि इसको एब्जॉर्ब करते रहते थे पर यूनिट के हिसाब से। हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में भी ये करा था। ठीक है, तो ऐसे करके हम क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करते थे। अब मार्जिनल में क्या होता है? मार्जिनल ये कहती है कि भैया फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहेगी, उसको ध्यान मत दो। आप क्या करो, आप वेरिएबल कॉस्ट पे ध्यान दो। तो इस वजह से क्या होता है, इसके प्रॉफिट में डिफरेंस आता है। यानी अगर हम मार्जिनल कॉस्टिंग कर रहे हैं या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कर रहे हैं और दोनों से हम कॉस्ट शीट बनाते हैं, तो दोनों के प्रॉफिट डिफरेंट आएंगे, मार्जिनल के अलग आएंगे और एब्जॉर्प्शन के अलग आएंगे। उसका रीजन क्या है और दोनों में से बेटर अप्रोच कौन सी है, मैं ये भी आपको बताऊंगा।
ठीक है? तो सबसे पहले रीजन क्या है दोनों के प्रॉफिट अलग आने का, वो हम लिखते हैं। लिखो सबसे पहले, लिखो व्हेन वी कैलकुलेट प्रॉफिट अंडर both techniques, comma, the profit will be different। दोनों में प्रॉफिट क्या आएगा हमारा, डिफरेंट आएगा। ठीक है, आगे लिखो, रीजन फॉर डिफरेंट प्रॉफिट। वे दोनों के प्रॉफिट अलग होने का क्या रीजन है, लिखो, ड्यू टू वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। स्टॉक की जो वैल्यूएशन है उसकी वजह से डिफरेंस आएगा। मतलब अभी बताता हूं कौन सा स्टॉक सर, क्लोजिंग स्टॉक की बात हो रही है यहां पे, और क्लोजिंग ही बाद में क्या बन जाता है, हाँ सही कह रहे हो, ओपनिंग स्टॉक। चल, तो लिखो इसमें स्टॉक। अच्छा, मेरी राइटिंग तो अब तक तो आपको मेरी राइटिंग समझ आने लग गई होगी। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि एक तो क्या है, ये थोड़ा बोर्ड होता है ना इसमें, तो राइटिंग थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। दूसरा ये है कि ये पेन भी वैसा नहीं होता, मतलब जो हमारा नॉर्मल पेन है, तो इसलिए उतनी ज्यादा इस पे पकड़ नहीं बन पाती। हम्म, चल, लिखो इसमें, नॉट नाउ कर दिया था भैया, रीस्टार्ट मत हो जाइए। तो पहले हम लिखेंगे अंडर मार्जिनल अप्रोच, और दूसरा अंडर एब्जॉर्प्शन अप्रोच। एब्जॉर्प्शन मतलब वही रिकवरी रेट आपका। ठीक है, चल, लिखो इसमें मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग फिक्स कॉस्ट विल बी will be added at the end, and hence not not become not become part of cost of प्रोडक्शन। ठीक है, क्या है इसका मतलब अभी समझते हैं। आगे लिखो यहां पे, ऑल एक्सपेंसेस, कौन से, फिक्स्ड हो और वेरिएबल, चाहे फिक्स्ड हो या वेरिएबल, विल बी चार्ज्ड will be charged to all ऑल मत लिखो, इसमें इसमें भी गलती हो गई, यहां लिखो मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस चाहे फिक्स हो या वेरिएबल हो, विल बी चार्ज टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बेस्ड अपॉन एलिमेंट
एलिमेंट, ये एलिमेंट लिखा है, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। याद है हमने कॉस्ट शीट बनाई थी ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट, हमने 7 फंक्शंस वहां पे सीखे थे, ठीक है, वही करना है। एब्जॉर्प्शन में वैसे ही बनता है, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट फुल स्टॉप। दिस मीन्स ऑल फिक्स्ड एंड वेरिएबल, फिक्स्ड एंड वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग expense will be taken to calculate, क्या कैलकुलेट, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए हम फिक्स्ड वेरिएबल एक्सपेंडिचर लेंगे। अब इसका सर मतलब क्या है, आपने लिखवा तो दिया, इसका मतलब तो बताओ। इसका मतलब समझते हैं हम एक एग्जाम्पल से। आओ जरा सबसे पहले लिखो एक एग्जाम्पल, आओ जरा एग्जाम्पल लिखते हैं, लिखो। मान लेते हैं, अच्छा ये लिख लिया आपने, ये तो लिख लिया ना, हाँ इसको लिख लो, फिर हम एग्जाम्पल लिखते हैं। हेलो, चल एग्जाम्पल लिखते हैं, आओ जरा। सबसे पहले लिखो, लेट सपोज हमें गिवन है सेल्स क्वांटिटी 50,000 यूनिट्स, ठीक है, और एट ₹500 पर यूनिट। यानी कि हमारी जो सेल्स क्वांटिटी है, जो बिकी है, वो 50,000 यूनिट बिके हैं और 500 रुपए का एक बिका है, ठीक है। अब इसको बनाने में जो हमारी कॉस्ट लगी, वो हमारी लगी डायरेक्ट मटीरियल कंज्यूम, क्योंकि कंज्यूम ही आता है, ₹5 लाख, ठीक है। उसके अलावा डायरेक्ट लेबर ₹3 लाख। और क्या लगा सर, और लगे हमारे मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि फैक्ट्री में लगते हैं सर मैन्युफैक्चरिंग के ओवरहेड्स, क्योंकि डायरेक्ट के बाद सारे इनडायरेक्ट बचते हैं। और उसमें हमारे जो लगे, वो लगे सर फिक्स्ड लगे, कितने रुपए के, 10 लाख के। और सर वेरिएबल भी लगे, कितने लगे वेरिएबल, सर वेरिएबल जो लगे वो लगे एट रुपीज, वेरिएबल लगे हमारे एट ₹30, 30 नहीं 10 कर दो, एट ₹10 पर यूनिट, ठीक है। एक मिनट, रुको रुको, 10 नहीं 30 ही करो, वो 10 दूसरा वाला करना है, ठीक है। चल बताओ, इतनी बात समझ आई। डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन हमारा हो गया 5 लाख का, डायरेक्ट लेबर हो गए 3 लाख के, मैन्युफैक्चरिंग यानी फैक्ट्री के खर्चे हुए, वर्क ओवरहेड्स हुए हमारे, फिक्स है 10 लाख के और वेरिएबल है 30 रुपए पर यूनिट। आगे लिखो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ठीक है। इसमें है हमारे फिक्स्ड ₹3 लाख, और हमारे वेरिएबल है, आपको पता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो वेरिएबल है, वो हमेशा सेल्स यूनिट पे लेते हैं। और हमारी अजम्पशन ये है कि हमने बनाए 50,000 और 50,000 ही हमारे बिक गए, ठीक है, ये 50,000 बिक नहीं गए, 50,000 बिक गए, तो हमने बनाए कितने वो भी लिख लेते हैं। वेरिएबल एट ₹10 पर यूनिट, ठीक है। उसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, यहां पे WIP नहीं है, सिर्फ फिनिश गुड्स है, वो है रुपीज नहीं, यूनिट्स में आएगा,
चलो 10,000 यूनिट्स। बात समझ आई कि हमने टोटल बेचे कितने? सर टोटल बेचे हमने 50,000 और 10 बचे हुए हैं। इसका मतलब बनाए कितने होंगे? सर हमने बनाए होंगे 60,000। ठीक है, अब करना क्या है, देखो अब बात समझो। हमें दोनों में कॉस्ट शीट बनानी है। हमें एब्जॉर्प्शन में भी बनानी है और दूसरा मार्जिन में भी। एब्जॉर्प्शन की कॉस्ट शीट तो हम सीख चुके हैं। जैसे हमने कॉस्ट शीट बनानी सीखी थी, जो हमारे फंक्शंस थे, उस अकॉर्डिंग ही हमारी कॉस्ट शीट बनेगी। ठीक है, चलो आओ जरा सबसे पहले हम एब्जॉर्प्शन की तो सर हमें आती है, तो हम एब्जॉर्प्शन की कॉस्ट शीट बना लेते हैं। आओ, तो पॉइंट नंबर 1 लिखते हैं, कॉस्ट शीट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ठीक है, चल चल सबसे पहले क्या लिखेंगे सर? सबसे पहले हम लिखते थे इसमें डायरेक्ट मटेरियल। देखो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते थे डायरेक्ट मटेरियल। हमें डायरेक्ट मटेरियल गिवन है, बताओ कितना कंजम्पशन हो चुका है डायरेक्ट मटेरियल का? सर 5 लाख रुपए का हो गया है। फिर डायरेक्ट लेबर, मुझे आप बता सकते हो डायरेक्ट लेबर कितना खर्चा हो गया? हाँ सर, डायरेक्ट लेबर हो गया है 3 लाख का। क्या कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है? नहीं सर। तो यही क्या बन जाएगी हमारी सर? प्राइम कॉस्ट। बताओ जरा प्राइम कॉस्ट कितनी आ गई हमारी? 8 लाख रुपए की प्राइम कॉस्ट आ गई। इतना समझ आया? चल अब इसके बाद क्या करते थे सर? इसके बाद याद अगर हम करें, तो सबसे पहले हम सामान लेकर आते थे, प्राइम कॉस्ट हो जाती थी, फिर उसको हम फैक्ट्री में भेज देते थे। तो अगले जो हमारे खर्चे आते थे, वो आते थे मैन्युफैक्चरिंग के या फैक्ट्री के। तो ऐड कर देते थे हम इसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब बताओ फैक्ट्री ओवरहेड्स हमें कितने दिए हैं? फैक्ट्री ओवरहेड्स हमें फिक्स भी दिए हैं और वेरिएबल भी दिए हैं। और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फिक्स्ड और वेरिएबल में कोई भेदभाव नहीं करती। वो कहता है तुम भी मेरे फैक्ट्री के खर्चे हो, तुम भी मेरे फैक्ट्री के खर्चे हो, और दोनों ही मेरे फैक्ट्री के खर्चे हैं, तो मैं किसी में भेदभाव नहीं करूंगा, मैं दोनों को लिखूंगा। तो यहाँ पे हमारे दोनों खर्चे आ जाएंगे। एक आ जाएगा सर वेरिएबल। मुझे बताओ जरा वेरिएबल कितना था? सर वेरिएबल था हमारा 30 रुपीज पर यूनिट। क्या आप मुझे बता सकते हो अगर 30 रुपए पर यूनिट है, तो इसको कितने यूनिट से मल्टीप्लाई करूं? सर बड़ा सिंपल है ना, आपने बता तो रखा है 50,000 यूनिट हमने बेचे हैं, तो 50,000 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? बताओ जरा, क्या इस पे 50,000 यूनिट से मल्टीप्लाई होना चाहिए? कौन कौन है मेरे साथ जो कहते हैं कि सर 50,000 यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो? हाँ, आप कह रहे हो, और बाकी? हाँ अच्छा, आप क्या कह रहे हो? नहीं 50 से नहीं होगा, चल। हाँ ठीक है, सही कह रहे हो। क्या हुआ कि भाई हमने यूनिट्स जो बनाए, वो बनाए कितने? 60,000। तो फैक्ट्री में जो सारा खर्चा हुआ, वो 50 पे हुआ या 60 पे हुआ? सर ऑब्वियस है 60 पे ही होगा, क्योंकि हमने बनाए कितने? 60,000। बेचे हमने 50 है, पर जब मैं खर्चे की बात कर रहा हूं, तो सारा मटेरियल कितने यूनिट पे लगा? 60 पे। लेबर कितने यूनिट पे लगे? 60 पे। वेरिएबल ओवरहेड फैक्ट्री के कितने पे लगे? 60,000 पे ही। कितना हो गया बताओ ये? सर ये हो गया आपका 18 लाख। और सर फिक्स्ड वाले भी इसमें आएंगे, क्योंकि एब्जॉर्प्शन वाला तो कोई भेदभाव करता ही नहीं है, और फिक्स्ड वाले हैं हमारे सर 10 लाख के। तो कुल मिला के हमारे फैक्ट्री के खर्चे कितने हो गए? सर फैक्ट्री के खर्चे हो गए 28 लाख के। ठीक है, अच्छा। इसके बाद क्या आता था याद है? कुछ स्पेशल आइटम आती थी, पैकिंग मटेरियल आता था, और एडमिन के खर्चे आते थे फैक्ट्री के। वो सब इसको इसमें गिवन नहीं है, तो हमें नहीं लेना। ठीक है, अच्छा। फिर क्या होता था सर? इसके अंदर फिर ऐड होता था हमारा ओपनिंग WIP, क्लोजिंग WIP। वो भी नहीं है। तो इसका मतलब सर वो सब अगर हट गया, तो सीधा सीधा ये आ गया मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, कितना आ गया? कॉस्ट ऑफ
प्रोडक्शन बताओ, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितने यूनिट्स का है? सर अगर हम टोटल बात करें तो ये हो गया हमारा 36 लाख का, और ये कितने यूनिट्स का है? सर ये है टोटल हमारे 60,000 यूनिट्स का, क्योंकि अभी आपने पूरे 60,000 यूनिट्स की ही कॉस्ट ली है। लेकिन मुझे बताओ क्या पूरे 60,000 यूनिट बिक गए हैं? नहीं। तो याद करो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद मैं निकालता था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो कैसे निकालता था? मैं ओपनिंग फिनिश गुड्स ऐड करता था वैल्यू, और क्लोजिंग फिनिश गुड्स की कॉस्ट माइनस करता था। तो ऐड कर दो इसमें ओपनिंग फिनिश गुड्स, और ओपनिंग फिनिश गुड्स है नहीं हमारे पास, जीरो है, क्योंकि ओपनिंग में कुछ था ही नहीं। और माइनस कर दो क्लोजिंग फिनिश गुड्स। अब क्लोजिंग फिनिश गुड्स की वैल्यू तो हमें निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालनी पड़ेगी? हमने कई बार निकाली भी है सर। देखो 36 लाख रुपए लग गए कितने यूनिट बनाने में? 60,000 यूनिट बनाने में। कितने यूनिट बचे हैं हमारे पास सर? 10,000 यूनिट बचे हैं। तो सर सिंपल है, निकाल लो ना। देखो अगर आप कह रहे हो 36 लाख रुपए लगे हैं 60,000 यूनिट में, मतलब एक यूनिट जो है 60 रुपए का बना, तो 10,000 यूनिट कितने के बने? 6 लाख रुपए के। तो यहां से सर 6 लाख रुपए माइनस कर दो। तो ये नेट कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा सर नेट माइनस के 6 लाख। ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद जब मैं ओपनिंग फिनिश गुड्स क्लोजिंग फिनिश गुड्स माइनस ओपनिंग फिनिश गुड्स क्लोजिंग फिनिश गुड्स की वैल्यू एडजस्ट कर देता था, मतलब ओपनिंग ऐड क्लोजिंग माइनस, तो ये माल मेरा अब बिकने के लिए तैयार हो गया। तो इसको हम क्या कहते थे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और इसके बाद आता था कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो अभी तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ गया सर? ये आ गया हमारा 30 लाख। ये बताओ समझ आया? अब इसमें कौन से खर्चे जुड़ते थे सर? फिर जुड़ते थे हमारे एडमिन के खर्चे और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के। अब यहां पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे जोड़ दो। क्या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के भी फिक्स्ड और वेरिएबल हैं? हाँ सर, यहां पे फिक्स्ड और वेरिएबल हैं। तो यहां पे ऐड कर दो फिक्स्ड। बताओ जरा हमारे फिक्स्ड खर्चे कितने थे? क्या कोई बता सकता है कि फिक्स्ड एडमिन के खर्चे कितने थे? हाँ सर, फिक्स्ड एडमिन के जो खर्चे थे हमारे, वो थे कितने थे सर? 3 लाख के। और वेरिएबल? सर वेरिएबल थे 10 रुपए पर यूनिट। तो 10 रुपए पर यूनिट। सर इसको भी हम 60,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और कितना आ जाएगा? 6 लाख रुपए। क्या मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? बताओ, क्या यहाँ पे 60,000 मल्टीप्लाई होगा या 50,000 मल्टीप्लाई होगा? सर कैसी बात कर रहे हो? इतना हमने पढ़ लिया है, अब तो बिल्कुल लास्ट आने वाला है, अभी भी शक कर रहे हो हम पे? हमें पता है कि सेलिंग के खर्चे तो जितने यूनिट बिके हैं उन पे ही होंगे। तो यूनिट बिके कितने हैं सर? यूनिट बिके हैं 50,000। तो सेलिंग के खर्चे भी कितने पे होंगे? 50,000 यूनिट पे। इसका मतलब सर ये आएगा 5 लाख। तो कुल मिला के ये कितना हो गया सर? ये हो गया 8 लाख। ठीक है, कितना हो गया ये? 8 लाख। अब आप मुझे बताओ, ये क्या आया सर? इतने का माल अब फाइनली बिक गया। तो ये हो गया कॉस्ट ऑफ सेल्स। कितनी? 38 लाख। अब इसमें ऐड कर दो क्या सर? ऐड कर देंगे प्रॉफिट। लेकिन सर प्रॉफिट तो हमें गिवन ही नहीं है। बिल्कुल प्रॉफिट गिवन नहीं है, इसलिए तो ये क्या आता था? बैलेंसिंग फिगर। हमें गिवन क्या है सर? हमें गिवन है सेल्स। और सेल्स कितनी है हमारी? सर क्वेश्चन में सेल्स बता रखी है। कितनी सेल्स बता रखी है? 50 लाख। तो इसका मतलब हमें प्रॉफिट कितना हो गया बताओ? सर हमें प्रॉफिट हो गया है 12 लाख का। लो, ये हम करते थे किसमें? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में करते थे। ठीक है, लिख लो इसको, नहीं लिखा तो जल्दी से लिख लो। मेरे साथ साथ कर रहे थे तो बहुत अच्छा था, नहीं कर रहे थे तो फटाफट से कॉस्ट शीट बना लो अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। और अगर भूल गए हो तो एक बार जाओ दोबारा से अपने रजिस्टर पे, वहां पे मैंने आपको डिटेल में कॉस्ट शीट कराई हुई है, उस कॉस्ट शीट को देखो
और उस अकॉर्डिंग आप इसको कर लो। बहुत ईजी है, आपको याद आ जाएगा। मुझे नहीं लगता कोई मुश्किल वाली यहाँ पे बात है। ठीक है, चलो इसको लिख लिया। बताओ समझ आया या नहीं आया? अब आपको ये ध्यान देना है कि सर जितनी भी कॉस्ट है वो तो सब ठीक है, ये जो वैल्यू है ना 6 लाख, ये बदल जाएगी किसमें? मार्जिनल वाले में। कैसे? अब बनाते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग में। ये लिख लिया आपने? चल लिखो पॉइंट नंबर 2, कॉस्ट शीट, मार्जिनल अप्रोच। चल अब समझो जरा, कॉस्ट शीट मार्जिनल अप्रोच में कैसे बनेगी, यहां पे समझना। मार्जिनल वाला भेदभाव करता है। मार्जिनल वाला कहता है तू फिक्स कॉस्ट है, तू वेरिएबल कॉस्ट है, मैं तुम दोनों को अलग अलग बैठाऊंगा, मैं तुम्हें अलग अलग लिखूंगा। तुम्हारा फिक्स कॉस्ट का तुम्हारा वेरिएबल से कोई लेना देना नहीं है, और वेरिएबल तुम्हारा फिक्स कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं है। फिक्स कॉस्ट को मैं लिखूंगा बिल्कुल लास्ट में। अब एक कॉस्ट आएगी मैन्युफैक्चरिंग वाली, वो बोलेगी सर मैं तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हूँ, फिक्स्ड हूँ, तो आप तो मुझे मैन्युफैक्चरिंग में ही डालो। वो कहेगा नहीं नहीं मुझे नहीं पता। कौन कह रहा है? मार्जिनल कह रहा है, कह रहा है मुझे नहीं पता, तुम फिक्स्ड हो, अलग लाइन में खड़े हो जाओ, और वेरिएबल वालों तुम मेरे साथ आओ। तो मार्जिनल वाला भेदभाव कर देगा, फिक्स्ड वालों को कहेगा तुम जाओ बाद में, और वेरिएबल वालों को कहेगा तुम आओ पहले। अब पूछा उससे मार्जिनल वाले से, भैया ऐसा क्यों कर रहे हो? उसने कहा यार मुझे कंट्रीब्यूशन निकालना है, क्योंकि मैं मार्जिनल अप्रोच से चल रहा हूं, और मार्जिनल अप्रोच में कंट्रीब्यूशन दिखाना होता है। और कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है कि टोटल सेल्स में से आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे। इसीलिए वो कहता है वेरिएबल वालों को कि भैया आप पहले आओ, और फिक्स्ड वाले तुम खड़े रहो, तुम आओगे लास्ट में। ठीक है, बात समझ आई? तो कॉस्ट शीट कैसे बनेगी मार्जिनल में? हमें कंट्रीब्यूशन निकालना है सबसे पहले, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे सेल्स वैल्यू। मुझे बताओ कितने यूनिट बिक गए सर? 5,000 यूनिट बिक गए। और एक यूनिट कितने का बिका? सर एक यूनिट बिका था हमारा कितने का? 500 लिखा था मैंने। अच्छा, इसको 100 कर देना है, 500 नहीं, इसको 100 कर दो। 500 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। जब तभी मैं सोचू कुछ गलती है सर, हम तो कब से आपको कह रहे थे, आप सुन ही नहीं रहे थे। ओके ओके, ठीक है, चलो मेरे से गलती हो गई, लिख लो यहाँ 100 लिख लो। ठीक है, यानी हम मान के चलते हैं कि कितने के बिके? 100 रुपए पर यूनिट। चलो हाँ जी सर, तो ये हो गया 100 रुपए। तो कितना हो गया सर? सर ये हो गया 50 लाख। अब मार्जिनल वाला क्या कह रहा है? मार्जिनल वाला कह रहा है भैया मुझे तो निकालना है कंट्रीब्यूशन, तो मैं सारी की सारी कौन सी ले लूंगा? वेरिएबल कॉस्ट ले लूंगा। तो वेरिएबल कॉस्ट में सबसे पहले कौन सी आएगी? लेस वेरिएबल कॉस्ट। बताओ कौन कौन सी वेरिएबल कॉस्ट आएगी? सर एक तो आएगा डायरेक्ट मटेरियल, क्योंकि मटेरियल हमेशा वेरिएबल होगा। कितना है बताओ डायरेक्ट मटेरियल? सर डायरेक्ट मटेरियल है 5 लाख। फिर सर और आएगा इसमें डायरेक्ट लेबर, क्योंकि डायरेक्ट लेबर भी क्या है हमारा? वेरिएबल। ठीक है, जनरली वेरिएबल होगा, कुछ नहीं दे रखा तो हमेशा वेरिएबल मानोगे। ठीक है, अच्छा, और सर और अगर आप बात करो तो देखो वेरिएबल में हमारे जो खर्चे थे, एक तो मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, हाँ सर मैन्युफैक्चरिंग का भी था। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग का भी डाल दो। लेकिन बताओ मैन्युफैक्चरिंग वाला क्या कह रहा है? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, वो ये कह रहा है कि भैया मेरा भाई भी है लेकिन ये फिक्स वाला है। हम बोलेंगे फिक्स वाला है तो जाओ लास्ट में खड़े हो जाओ, हमें मतलब नहीं है, तुम मैन्युफैक्चरिंग के हो, एडमिन के हो, सेलिंग के हो, हमें मतलब नहीं है। फिक्स्ड वाले हो तो लास्ट में आना, क्योंकि मुझे कंट्रीब्यूशन निकालना है। तो मुझे सिर्फ कौन सा चाहिए यहाँ पे? वेरिएबल। मुझे बता दो जरा मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे कितने हैं? सर वही मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे 60,000 यूनिट पे, और एक यूनिट के हैं 30 रुपए, तो कितने हो गए सर? 18 लाख। ये बताओ समझ आया या नहीं आया? ठीक है सर, ये तो हो गया। तो हमने क्या सारे खर्चे माइनस करे? नहीं सर, सारे खर्चे माइनस नहीं करे हमने अभी तक, मैन्युफैक्चरिंग तक के माइनस करे। अब मैन्युफैक्चरिंग तक के माइनस करने के बाद हम निकालेंगे यहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
ठीक है, बताओ जरा कितना आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? 50 लाख माइनस ये हो गया 8 और ये हो गया 26। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ जाएगा हमारा? 26 लाख। ठीक है, अब बताओ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा आ गया, इसमें से क्या माइनस होगा या क्या प्लस होगा? सर इसमें प्लस होगा ओपनिंग फिनिश गुड्स की वैल्यू, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, माइनस करेंगे क्लोजिंग फिनिश गुड्स। अब मुझे आप बताओ कि क्लोजिंग फिनिश गुड्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सर बड़ा सिंपल है, देखो जैसे हमने एब्जॉर्प्शन में निकाला था वैसे यहाँ पे निकालेंगे। हम कहेंगे कि सर 26 लाख रुपया खर्चा हुआ, कितने यूनिट पे? सर 60,000 यूनिट पे। तो 10,000 यूनिट पे कितना हुआ? लेकिन सर ये थोड़ा गलत नहीं है, क्योंकि देखिए प्रोडक्शन में तो मैन्युफैक्चरिंग के वेरिएबल वेरिएबल भी लगे हैं और फिक्स भी लगे हैं, और मार्जिनल में आपने खाली वेरिएबल लिया है, फिक्स वाले को आपने हटा दिया कि चलो भाई तुम फिक्स वाले हो लास्ट में आना। सर कुछ गलत नहीं है, हाँ सही कह रहे हो, एक्चुअली में तो ये थोड़ा सा गलत है, लेकिन मार्जिनल टेक्निक में हमें कंट्रीब्यूशन निकालना होता है, इसलिए मुझे सारे वेरिएबल खर्चे लेने होते हैं, तो मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में भी वेरिएबल खर्चे ही लेता हूं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में भी कौन से खर्चे लेता हूं? सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल। तो मुझे ये बता दो जरा कितना आ गया ये? सर देखो ये आ गया आपका 26 लाख डिवाइडेड बाय 60,000 मल्टीप्लाई बाय 10,000, तो हो जाएगा सर 4,33,333। लो, तो ये आ जाएगा मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। बताओ कितना आ जाएगा? ये हो गया सर 21,66,667। ठीक है, ये बताओ समझ आया या नहीं आया? ठीक है सर, इसके बाद क्या जुड़ेगा? इसमें के बाद इसमें क्या जुड़ता है बताओ? सर एडमिन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएंगे? आप बताओ, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी दो हैं, फिक्स्ड भी है और वेरिएबल भी है, मुझे कौन सा लेना है? सर आप कह रहे हो कि कंट्रीब्यूशन निकालना है, तो इसका मतलब तो सिर्फ वेरिएबल लेना होगा, बिल्कुल। बताओ कितने यूनिट्स पे? सर वही 50,000 यूनिट पे 10 रुपए कितने हो गए? 5 लाख रुपए। तो इसका मतलब सर, इसका मतलब हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आ जाएगा? 26,66,667, यानी कि 26,66,667। चलो, ये हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया। अब बताओ क्या करेंगे? सर कंट्रीब्यूशन, आपने सारी वेरिएबल कॉस्ट ले ली है, अब आपको कंट्रीब्यूशन निकालना है, तो यानी आप इसको कह सकते हो ये हो गया सर आपका पॉइंट नंबर बी। ठीक है, तो अब आप क्या करो, आप a माइनस बी कर दो, a माइनस बी कर दो, तो आपको कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। तो लिखो कंट्रीब्यूशन a माइनस बी। तो a कितना था? सर a थी हमारी सेल, बताओ सेल कितने की थी? 50 लाख की सेल थी, और कुल मिला के हमारा जो खर्चा हुआ है, कुल मिला के जो हमारा खर्चा हुआ है वो है 26,66,667। तो इसका मतलब सर मेरा कंट्रीब्यूशन जो आ गया वो आ गया 23,33,333। लो, ये हमारा क्या आ गया? कंट्रीब्यूशन आ गया। अब कंट्रीब्यूशन आने के बाद आपको क्या करना है? सारी की सारी, हाँ अब आप सही कह रहे हो, सारी की सारी क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करनी है। आओ जरा बताओ हमारी कौन कौन सी फिक्स कॉस्ट थी? अब माइनस कर देंगे लेस फिक्स्ड कॉस्ट। सबसे पहले तो थी सर हमारी मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग की फिक्स कॉस्ट कितनी थी सर? 10 लाख की। उसके अलावा सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की थी। मुझे आप बता सकते हो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की फिक्स कॉस्ट कितनी थी? 3 लाख, 3 लाख की थी ना? हाँ। तो कुल मिला के मेरा फिक्स कॉस्ट का खर्चा कितना हो गया? 13 लाख। तो आप मुझे प्रॉफिट बता सकते हो कितना हो गया? बिल्कुल सर, प्रॉफिट हो गया आपका 10,33,333।
33 10,33,333। इसको लिख लो फटाफट से। आई थिंक आपने लिख भी लिया होगा। लिख लिया? हाँ। चल, अब जरा चेक करते हैं सर रीजन क्या है इनके प्रॉफिट का डिफरेंस आने का। सर रीजन तो सिंपल सिंपल आपने बता दिया ना, देखो हमें पता भी चल गया, ये क्लोजिंग स्टॉक डिफरेंस है। मार्जिनल में हमने क्लोजिंग स्टॉक लिया, कैसे? हमने सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे लिए, वेरिएबल वाले, फिक्स वालों को इग्नोर कर दिया। लेकिन एब्जॉर्प्शन में सर हमने यहां पे फिक्स भी लिए, हमने यहाँ पे फैक्ट्री के जो खर्चे थे फिक्स भी लिए और वेरिएबल भी लिए, जिस वजह से मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना आया? 6 लाख का। अब मुझे बताओ, जरा मुझे बताओ, ठीक है हम वेरीफाई करते हैं भाई। अंडर एब्जॉर्प्शन मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना है और मेरा प्रॉफिट कितना है? मुझे आप बता सकते हो कि एब्जॉर्प्शन में क्लोजिंग स्टॉक कितना था? सर 6 लाख का। प्रॉफिट कितना था? प्रॉफिट था सर 12 लाख का। ठीक है, अब मुझे बताओ जरा मार्जिनल में मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना निकला? 4,33,333। अब प्रॉफिट कितना निकला? 10,33,333। मुझे बताओ डिफरेंस कितना आ रहा है? सर 6 लाख में से माइनस हो गए 4,33,333, तो ये हो गया 1 लाख। डिफरेंस आ गया सर 1,66,667। और यहां पे निकालो जरा 12 लाख माइनस 10 लाख, 33,333। तो ये हो गया सर यही आ रहा है 1,66,667। ये क्यों आ रहा है सर? सिंपल है, क्लोजिंग स्टॉक की वजह से। एब्जॉर्प्शन में एब्जॉर्प्शन में वो मैन्युफैक्चरिंग के फिक्स खर्चे को भी लेता है, जिस वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है और हमारे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू भी बढ़ जाती है। ठीक है, जिस वजह से मेरा प्रॉफिट ज्यादा आता है। मार्जिनल में वो खाली मैन्युफैक्चरिंग के वेरिएबल के खर्चे लेता है, फिक्स को कहता है बाद में आना, लास्ट में आना, इग्नोर कर देता है, जिस वजह से मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है कम होती है और फिक्स कॉस्ट की वैल्यू, फिनिश गुड्स की वैल्यू भी क्लोजिंग स्टॉक की कम आती है, जिस वजह से मेरा प्रॉफिट भी कम आ जाता है। ठीक है, ये बात समझ आई या नहीं आई? ठीक है, हमने वेरीफाई भी कर लिया। चलो, अब क्या करना है आगे? अब कुछ और भी बातें लिखनी है, आओ जरा लिखो मेरे साथ साथ। हेंस देयर इज चेंज इन प्रॉफिट फ्रॉम बोथ अप्रोच। ठीक है, ड्यू टू, क्या रीजन है? सर सिंपल है, हम अगर बात करें एब्जॉर्प्शन में, बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स आर taken for calculating cost of production and closing stock of finished goods and closing stock closing stock of फिनिश गुड्स। ठीक है, और मार्जिनल में हमने क्या करा? सर मार्जिनल में हमने क्या करा? सर हमने कहा ओनली वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग overheads are taken for calculating cost of production and closing stock of finished goods।
ठीक है, चल इसको लिख लो फटाफट से। उसके बाद सर, उसके बाद कुछ बातें और लिखनी है जो कि एमसीक्यूज में आ सकता है थ्योरी में, तो मुझे वो बातें लिखवानी पड़ेंगी आपको, ठीक है। लिख लिया? चल आगे लिखो। लिखो। देयर आर some circumstances for difference in profits under marginal and absorption costing। तो हमारे कुछ सर्कमस्टांसेस एमसीक्यू में ऐसे आ सकता है, कैसे? चलो सबसे पहले लिखो, वो आपसे क्या पूछ सकता है, लिखो। When there is no opening when there is no opening and no closing स्टॉक, ना तो ओपनिंग स्टॉक है ना क्लोजिंग स्टॉक है, तो मुझे बताओ एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल में प्रॉफिट में क्या डिफरेंस आएगा? सर देखिए, अगर हम बात करें डिफरेंस की, तो डिफरेंस आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद जो माइनस होता है क्लोजिंग स्टॉक। अगर आप कह रहे हो कि ना तो ओपनिंग है, तो इसका मतलब जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया वही मेरा क्या बन जाएगा बाद में, कॉस्ट ऑफ सेल्स। बिल्कुल। तो ओपनिंग भी नहीं है, क्लोजिंग भी नहीं है, तो कुछ माइनस नहीं होगा। और फिर बाद में जाके मार्जिनल में तो आप सारी कॉस्ट यानी फिक्स कॉस्ट को भी ऐड कर ही देते हो। तो इस वजह से आपका जो प्रॉफिट आएगा एब्जॉर्प्शन में, सेम प्रॉफिट आएगा किसमें, मार्जिनल में। ठीक है, नहीं समझे? देखो बात समझो। अगर मैं आपसे ये कहता हूं, बात समझो, मैं ये कहता कि हमने टोटल 60,000 यूनिट बेचे, हमने बनाए भी 60 और बेचे भी 60, तो बताओ आप क्या करते? आप ये कहते कि अच्छा ये सब हो गया, यहां पे भी कर लिया, और ये जो फिनिश गुड्स आपने 10,000 के हटाए, ये आप नहीं हटाते। जो 10,000 हमने हटाए वो नहीं हटाते। आप कितने लिखते पूरे यहाँ पे, मतलब यही पूरा 26 लाख लिखे रहते हैं। तो फिर ये 26 लाख ही आपका क्या बन जाता, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बन जाता। हाँ, क्योंकि सर क्लोजिंग स्टॉक तो था नहीं। और फिर वेरिएबल खर्चे बाकी जुड़ते और बाकी फिक्स खर्चे भी जुड़ जाते एज इट इज। तो आपका प्रॉफिट सेम आता जैसे कि एब्जॉर्प्शन में आता, क्योंकि यहां पे माइनस कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक है ही नहीं, ओपनिंग भी नहीं है, तो ना तो ओपनिंग ऐड हुआ ना क्लोजिंग ऐड माइनस हुआ। तो जितने खर्चे थे टोटल में वो सारे जुड़े, जुड़े अलग अलग, पर टोटलिटी में वो सारे जुड़े, और एब्जॉर्प्शन में भी सारे जुड़े। तो उस केस में प्रॉफिट दोनों का बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, तो एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ सकता है, इफ देर इज नो ओपनिंग एंड नो क्लोजिंग स्टॉक, देन द प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल इज इंक्रीज या डिक्रीज या नन ऑफ द अबव या जीरो। तो आपको आंसर क्या देना है इसमें, देर प्रॉफिट विल बी इक्वल, मतलब देर विल बी नो डिफरेंस। ठीक है, लिखो। इन दैट केस, in that case there is no change in profit under both approach। ठीक है, यहां लिख दोगे एब्जॉर्प्शन
profit will be equal to marginal profit, क्योंकि कॉस्ट सेम रहेगी, सेल तो वैसे ही सेम होती है, तो जिस वजह से दोनों का प्रॉफिट भी बिल्कुल सेम आएगा। अच्छा, पॉइंट नंबर 2, व्हेन क्लोजिंग स्टॉक units are more than opening stock units। मुझे बताओ, अगर वो क्लोजिंग के यूनिट ज्यादा हैं, फॉर एग्जांपल, ठीक है, कि भाई हमने जो प्रोड्यूस करे करंट ईयर में, वो प्रोड्यूस करे 70,000, ठीक है, ओपनिंग में पड़ा हुआ था लेट सपोज 5,000, और क्लोजिंग में बचा हमारे पास 15,000। हमने कितने प्रोड्यूस करे यूनिट्स टोटल? 70,000। ओपनिंग में कितने थे? 5,000। क्लोजिंग में कितने बचे? 15,000। तो करंट ईयर में और करंट इसमें हमने कितना प्रोडक्शन करा? करंट इसमें हमने कितना प्रोडक्शन करा सर? 70 का प्रोडक्शन करा। लेकिन ठीक है, ये फिनिश गुड्स की बात हो रही है। अब जरा बात समझो, अब जरा बात समझो कि एब्जॉर्प्शन में क्या होगा। सर हम एब्जॉर्प्शन की अगर बात करें तो एब्जॉर्प्शन सारी कॉस्ट को ऐड कर लेता है, मतलब फिक्स मैन्युफैक्चरिंग को भी ऐड कर लेता है, जिस वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा हुई। ठीक है, तो हम सिंपल ये कहेंगे सर, इन एब्जॉर्प्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकलेगी सर? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकलेगी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स को जोड़ के। कौन कौन से? फिक्स्ड प्लस वेरिएबल। फिक्स्ड और दोनों वेरिएबल को, दोनों को जोड़ के क्या निकला? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। अब अगर सॉरी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आई? ज्यादा आई। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है तो इन दैट केस वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विल इंक्रीज। क्या इसकी वैल्यू भी ज्यादा आएगी? सर ऑब्वियस बात है, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा हुआ, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वैल्यू ज्यादा हुई, तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू भी ज्यादा होगी। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा तो प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा? बताओ, क्लोजिंग स्टॉक के बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा? सर हमने ट्रेडिंग में पढ़ा था, ट्रेडिंग में क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड आता था, तो क्लोजिंग स्टॉक जैसे बढ़ता था, क्रेडिट साइड जैसे बढ़ती थी, हमारा प्रॉफिट भी क्या हो जाता था? इंक्रीज हो जाता था। प्रॉफिट क्या हो जाता था? इंक्रीज हो जाता था। ठीक है, तो अगर एब्जॉर्प्शन में मेरा क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट बड़ी है तो उसमें प्रॉफिट ज्यादा आएगा, लेकिन मार्जिनल में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए मैं सिर्फ क्या लेता हूं? मैन्युफैक्चरिंग के वेरिएबल के खर्चे। तो उस केस में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगा और क्लोजिंग स्टॉक भी क्या हो जाएगा? कम होगा इन कंपैरिजन टू एब्जॉर्प्शन। तो इस केस में क्या होगा सर? इस केस में होगा प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन। ज्यादा होगा किससे? प्रॉफिट अंडर मार्जिनल। ठीक है, बिकॉज ठीक है, लिख लो इसमें, बिकॉज वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज मोर अंडर एब्जॉर्प्शन अप्रोच।
ठीक है, ये बताओ समझ आया या नहीं आया? इजी है। चल, ये लिख लिया आपने, नहीं लिखा तो फटाफट से लिख लो। लिख लिया? चल, पॉइंट नंबर 3 लिखो। व्हेन ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स आर मोर देन क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स। मुझे बताओ इस केस में क्या होगा? सर ये बिल्कुल उल्टा हो गया ऊपर वाले केस का। कैसे? सर देखो ना, एब्जॉर्प्शन की अगर बात करें तो एब्जॉर्प्शन में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा आती है इन कंपैरिजन टू मार्जिनल। अब अगर आपका क्लोजिंग कम है और ओपनिंग ज्यादा है, यानी आपकी सिचुएशन ये दे रखी है कि क्लोजिंग स्टॉक कम है, ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है, ये सिचुएशन है। तो सर इस केस में ये हुआ कि क्लोजिंग स्टॉक कम है। सर हमने ट्रेडिंग में पढ़ा था कि क्लोजिंग कम होता है और ओपनिंग ज्यादा, यानी डेबिट साइड वाला ज्यादा होता है, तो प्रॉफिट कम आता है, प्रॉफिट कम आता है। तो इस मतलब केस नंबर 2 का उल्टा हो जाएगा यहां पे। इस केस में क्या होगा? सर इस केस में एब्जॉर्प्शन का एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट जो है वो कम होगा। किससे? प्रॉफिट अंडर मार्जिनल। क्योंकि ऊपर वाले केस का बिल्कुल उल्टा हो गया। सर ऊपर वाले केस में क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा था तो प्रॉफिट ज्यादा हो गया। किसका? मार्जिनल का, सॉरी एब्जॉर्प्शन का। ठीक है, बात समझो। पिछले वाले केस में क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा था तो एब्जॉर्प्शन में ज्यादा हुआ तो प्रॉफिट भी ज्यादा हुआ। इस वाले केस में सर क्लोजिंग स्टॉक कम है और ओपनिंग बढ़ा हुआ है। ओपनिंग बढ़ा है मतलब डेबिट साइड वैल्यू बढ़ गई। ट्रेडिंग में याद है, ट्रेडिंग बनाते थे, डेबिट ओपनिंग स्टॉक बढ़ गया तो जीपी यानी प्रॉफिट क्या आया? कम आया। तो इस केस में एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट कम हो जाएगा इन कंपैरिजन टू मार्जिनल। ठीक है, ये लिख लिया। पॉइंट नंबर 4, व्हेन ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक। अगर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों बराबर हो गए तो क्या होगा? सर सिंपल है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग दोनों बराबर हुए तो जितना क्लोजिंग वाले ने बढ़ाया उतना ओपनिंग वाले ने क्या कर दिया? कम कर दिया। क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक बढ़ता है तो प्रॉफिट बढ़ता है। तो इक्वल होने की वजह से दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। इसी वजह से एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट विल इक्वल टू मार्जिनल प्रॉफिट। अब ये आपका एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है, तो इसलिए इसको समझा भी दिया मैंने आपको और बता भी दिया, लिखवा भी दिया। ठीक है, टेढ़ा क्यों हो गया भाई? फिर टेढ़ा हो गया। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट और मार्जिनल का प्रॉफिट दोनों बराबर हो जाएंगे। क्यों? क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा तो प्रॉफिट बढ़ा, लेकिन ओपनिंग भी उतना ही बढ़ा तो प्रॉफिट उतना ही कम हुआ, तो बराबर पे आ गए। क्लोजिंग मतलब एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट और मार्जिनल का प्रॉफिट दोनों क्या हो गए? आपस में बराबर हो गए। एक क्वेश्चन करेंगे फटाफट से, उसके बाद लेंगे हम ब्रेक। आओ जरा क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। सर ये वाला नहीं, ये वाला। अच्छा, ये एक बार घर पे पढ़ लेना जरूर से, ठीक है। रीड, ये है, ये भी रीड कर लेना, हालांकि ये मैंने आपको लिखवा भी दिया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13, ये 14 नहीं है, ये है क्वेश्चन नंबर 13। पढ़ो जरा क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा है। कह रहा है कि वंडर लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स अ सिंगल प्रोडक्ट जेस्ट। कह रहा है हम एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं जिसका नाम है जेस्ट। फिर कह रहा है द फॉलोइंग फिगर्स रिलेटेड टू जेस्ट फॉर अ ईयर, 1 ईयर, 1 साल की उसने फिगर्स दे रखी है। कह रहा है कि
सेल्स एंड प्रोडक्शन यूनिट 50% के लेवल पे और 100% के लेवल पे अलग अलग दिया हुआ है। कह रहा अगर आप सेल करते हो 50% के लेवल पे होगा 400, तो 100 पे कितना हो जाएगा 800। ठीक है, फिर कह रहा है सेल करोगे तो इसका मतलब ये हो गया 400 यूनिट जो है 8 लाख का बिकेगा, तो मैं एक यूनिट का प्राइस निकाल सकता हूं। बिल्कुल सर, पर यूनिट हो गया आपका 2000 रुपए। ठीक है, यहां से भी निकालोगे तो भी पर यूनिट कितना आएगा 2000 रुपए। क्या जेस्ट बेच रहे हैं। प्रोडक्शन के खर्चे बता रहा है वेरिएबल और फिक्स्ड, सेलिंग के खर्चे बता रहा है वेरिएबल और फिक्स। फिर कह रहा है अ नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटी फॉर द ईयर 800 यूनिट, यानी हम कितनी कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, 100% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं 800 यूनिट की। द फिक्स कॉस्ट आर इनकर्ड इवनली थ्रू आउट द ईयर। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब है फिक्स कॉस्ट जो है हमारी, फिक्स कॉस्ट जो है हमारी वो टाइम के अकॉर्डिंग हो रही है। मतलब हर महीने सेम है, जैसे रेंट है, हर महीने रेंट सेम जाएगा। तो वो कह रहा है कि फिक्स कॉस्ट आर इनकर्ड इवनली थ्रू आउट द ईयर, यानी एक महीने में जो हमारी फिक्स कॉस्ट हुई, अगले महीने भी उतनी होगी, फिर उसके अगले महीने भी इतनी होगी। ठीक है, फिर कह रहा है एंड एक्चुअल कॉस्ट आर द सेम एज बजटेड। ये हमें क्या दे रखा था उसने, बजटेड डेटा। ठीक है, तो कह रहा है जो एक्चुअल कॉस्ट हुई ना हमारी, एक्चुअल कौन सी, फिक्स कॉस्ट, एक्चुअल जो फिक्स कॉस्ट हुई, एक तो सर ये है और एक ये है। एक्चुअल फिक्स कॉस्ट हुई हमारी बजटेड के अकॉर्डिंग, ये बजटेड है, कह रहे कि इसी के अकॉर्डिंग हुई हमारी एक्चुअल में। देर वेर नो स्टॉक एट द बिगिनिंग, यानी ओपनिंग में कोई स्टॉक नहीं है। क्लोजिंग में बता रहा है फर्स्ट क्वार्टर, याद रखना ये क्वार्टर की बात कर रहा है। क्वार्टर क्या होता है, नहीं वो नहीं होता जो आप सोच रहे हो। क्वार्टर का मतलब होता है 3 महीने। ठीक है, हाँ 3 महीने होते, क्वार्टर वो नहीं होता। अच्छा, कह रहे कि हमने अभी डेटा कितना दे रखा है बताओ, ये हमें 1 साल का, लेकिन आगे हमसे किस बात की बात कर रहा है, 3 महीने की बात कर रहा है। कह रहा है 3 महीने में 220 यूनिट बनाए, जिसमें से 160 हमने बेच दिए। तो सर 220 में से 160 बेचे, तो हमारे पास क्लोजिंग में कितना बचा, 60 यूनिट्स क्लोजिंग में बचे। बात समझ आई, यानी डेटा 1 साल का दिया, फिर कह रहा है कि हमारे फिक्स कॉस्ट एक जैसे हो रहे हैं महीने के, जिस महीने तो मतलब साल का डेटा है, और बाद में कह रहा है 3 महीने की बात कर रहा है। तो इसका मतलब यह है फिक्स कॉस्ट को मैं टाइम के अकॉर्डिंग, मतलब महीने से डिवाइड करके 3 महीने का निकाल दूंगा। कह रहा है कंप्यूट द फिक्स कॉस्ट एब्जॉर्ब बाय जेस्ट इफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज यूज्ड। कह रहे हैं कि कितना फिक्स कॉस्ट एब्जॉर्ब हुआ, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेट अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी। अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी आपको पता है कि भैया हम जब अकाउंट में लिखते थे तो हम यहाँ पे रिकवरी करते रहते थे डेबिट करके। ठीक है, फिर लिखते थे एक्चुअल में कितना हुआ, तो उनका जो डिफरेंस आता था, या तो हमने ज्यादा लिख दिया यानी ओवर रिकवरी हो गई, या हमने कम लिखा खर्चों में तो अंडर रिकवरी हो गई। ठीक है, चलो ये हमने कर चुके हैं। ठीक है, इसलिए आपको ये याद होना चाहिए। फिर कह रहा है कैलकुलेट द प्रॉफिट अंडर कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन अप्रोच और मार्जिन, मतलब दोनों की कॉस्ट शीट भी हमें बनानी है। चलो, तो सबसे पहले हमें निकालना है क्या, कि भाई कितना हम क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं किसमें, कॉस्टिंग में, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। आओ जरा कैसे निकलेगा, क्वेश्चन नंबर है हमारा 13 और पेज नंबर है 153। चल आओ जरा लिखें इसमें सबसे पहले। लिखो, गिवन हमें क्या गिवन है, सर हमें गिवन है डेटा फॉर 1 ईयर, और वो भी कौन सा, वो भी सर है बजटेड। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्शन, एक्चुअल में जो प्रोडक्शन हुई है वो हुई है सर 1 क्वार्टर यानी कि 3 महीने की, कितनी, 220 यूनिट्स, एंड सोल्ड, बिका कितना, 160 यूनिट्स। देयरफॉर क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया मेरा, 60 यूनिट्स। अब उसने सबसे पहले ये पूछा कि भैया एब्जॉर्ब जो कर रहे हो वो कितना एब्जॉर्प्शन करा। अब मुझे बताओ हम एब्जॉर्प्शन कैसे निकालते थे, सर एब्जॉर्प्शन हमें ना साल के शुरू में कर लेते थे। हम कहते थे साल के शुरू में ये खर्चा होगा और साल के शुरू में इतने यूनिट बनेंगे, तो हर एक यूनिट के हिसाब से हम निकाल लेते थे। फिर जितने जितने यूनिट बनाते रहते थे उतना उतना मैं रिकवरी या एब्जॉर्प्शन करता रहता था। अच्छा हाँ हाँ सर, याद आया याद आया, आगे ना याद। हाँ लिखो, फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट
एब्सॉर्ब्ड। फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट एब्सॉर्ब, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले इसने क्या पूछा था? फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट की बात कर रहा है, ठीक है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट ही हम निकालेंगे। फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट एब्सॉर्ब अंडर, एब्सॉर्ब तो सर एब्सॉर्प्शन में ही होता है, हाँ ठीक है। अच्छा, एब्सॉर्ब कह सकते हो या रिकवरी रेट कह सकते हो। तो सबसे पहले मुझे एब्सॉर्प्शन रेट या रिकवरी रेट निकालना पड़ेगा। तो रिकवरी रेट कौन सा होता है सर? ये हमेशा बजटेड होता है, याद करो हम साल की शुरुआत में ही बजट बनाते हैं। तो ये बजटेड रिकवरी या एब्सॉर्प्शन रेट, बताओ जरा कैसे निकालेंगे। सर बड़ा सिंपल है, कितने खर्चे आपने माने थे। अच्छा सर 50% पे लें, क्योंकि इसने बजटेड दो दे रखे हैं, 50 पे लें या 100 पे लें। एक काम करते हैं, दोनों पे करके देखते हैं जरा। एक बार बताओ कितना खर्चा होगा हमारा फिक्स का, वेरिएबल ले लिया मैंने, सॉरी वेरिएबल नहीं फिक्स। कितना खर्चा होगा हमारा? सर ये खर्चा होगा 1,60,000। कितना खर्चा होगा? 1,60,000। और उस पे यूनिट कितने होंगे? 400। तो यानी 1,60,000 डिवाइड बाय 400 करता हूं तो पर यूनिट आता है खर्चा सर, पर यूनिट का खर्चा आता है 400 रुपए। यानी ये मेरा क्या हो गया? एब्जॉर्प्शन रेट। अब मैं इससे बात करता हूं कि 800 यूनिट होंगे और खर्चा कितना होगा? ये रहा 6,40,000। तो 6,40,000 डिवाइड बाय 800 कितना आ गया सर? यहाँ पे 800 रुपये आ गया पर यूनिट। यहाँ पे कितना आ गया? 800 पर यूनिट। तो सर यहाँ तो दोनों में डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 400 रुपए पर यूनिट हो गया, यहाँ पे 800 रुपए पर यूनिट हो गया। हम ले कौन सा? हम ले कौन सा? ये बात है, बताओ जरा कौन सा लेंगे। बताओ। चल देखो जरा, क्वेश्चन में ना उसने बात को कंफर्म किया हुआ है, उसने बताया है आपको। कहाँ बताया? ये रहा सर, ये बताया देखो। कह रहा है कि द नॉर्मल एक्टिविटी लेवल जो है वो 800 यूनिट्स की होगी। तो यानी कि मुझे इस 50% वाले से कोई मतलब नहीं रहा। तो सर ये बेकार में दिया हुआ है, ठीक है, अभी तक तो कोई यूज नहीं है इसका। चल, तो अब मैं इसकी बात करूंगा 800 वाले पे। तो मैं रिकवरी रेट कैसे निकालूंगा सर? हमने एस्टिमेटेड एस्टिमेटेड जो हमारे फिक्स खर्चे हैं वो कितने माने थे? प्रोडक्शन वाले फिक्स प्रोडक्शन खर्चे माने थे सर, कितने बता माने थे सर? ये हमने माने थे, कितने थे 6,40,000। और हमने कितने यूनिट बनाने की सोची थी? 800 यूनिट। तो 6,40,000 डिवाइड बाय 800 कितना आ गया सर? ये आ गया 800 पर यूनिट। ये बताओ समझ आया या नहीं आया? 800 रुपए पर यूनिट, बताओ ये समझ आया या नहीं आया? अच्छा गलत कर दिया, 1,60,000 है, ठीक है ठीक है। 6,40,000 है तो वेरिएबल है ना, 1,60,000 है, ठीक है। तो बताओ कितना हो गया ये? 200। और 50% वाले में भी शायद मेरे ख्याल से 200 ही आ रहा था, क्योंकि वो तो सेम ही होना चाहिए। एक मिनट, यहाँ पे 1,60,000 डिवाइड बाई 400, नहीं यहाँ पे 400 आ रहा है, ठीक है। तो मुझे 50% वाला नहीं लेना है, मुझे सिर्फ कौन सा लेना है? 100% वाला। तो 800 यूनिट 1,60,000 पे, 800 यूनिट 1,60,000 पे कितना हो गया सर? 200 रुपए पर यूनिट, 200 रुपए पर यूनिट। मुझे बताओ मैंने अभी 3 महीने में कितने यूनिट बनाए हैं? हमने बनाए हैं सर 220 यूनिट। यानी कि फिक्स्ड ओवरहेड रिकवर्ड हमने कितने रिकवर्ड कर लिए होंगे सर? देखो हमने शुरू में एस्टिमेट करा 200 रुपए पर यूनिट पे खर्चा बुक करेंगे, और हर एक यूनिट पे 200 200 रुपए। कुल मिला के यूनिट बना कितने दिए? 220 यूनिट बना दिए। तो मतलब हमने कितनी रिकवरी कर ली है? 200 मल्टीप्लाई बाय 220 कर देंगे तो सर ये आ जाएगा ₹44,000। बताओ कितनी रिकवरी कर ली हमने? 44,000। लो, पहले क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया। क्या ये मुश्किल था?
क्या ये हमने पहले करा नहीं है? हाँ सर किया हुआ है। तो बताओ इसमें क्या दिक्कत थी? सर ये तो सिंपल है। हाँ सिंपल है। चलो आगे बताओ जरा, सेकंड क्या पूछा उसने? सर अगला उसने पूछा है हमसे, कह रहा है कंप्यूट द अंडर रिकवरी या ओवर रिकवरी। अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी कैसे निकलता है? सर एक्चुअल में कितना हुआ और हमने लिखा कितना। तो लिखा हम मतलब बुक्स में हम जो लिखते हैं वो कौन सा होता है? वो होता है सर जो हम एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि हमारा जो रिकवरी है, टोटल रिकवरी, एब्जॉर्प्शन या रिकवरी, ये कहां पे होती है सर? ये तो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स यानी कॉस्टिंग के बुक्स में मैं पहले ही डेबिट कर चुका हूं। बताओ कितने डेबिट कर चुका हूं? सर 44,000, 44,000 तो मैं कर चुका हूं। अब एक्चुअल में कितना हुआ और एक्चुअल में कैसे पता चलेगा? सर उसने ये कहा था, बात समझो, उसने ये कहा था मेरे फिक्स कॉस्ट इवनली यानी हर महीने सेम रहते हैं, और जो हमारे फिक्स कॉस्ट हैं वो जितने हमने बजटेड सोचे थे, कितने सोचे थे बजटेड? 1,60,000, उस हिसाब से ही हुए। तो सर फिर तो चेंज नहीं हुआ ना। देखो आपने यहां पे भी 1,60 पे लिया, वहां पे भी 1,60 हो रहे हैं, तो इसका मतलब सेम है? नहीं, ये साल के सेम है, साल के बराबर हैं, लेकिन महीने के अकॉर्डिंग देखते हैं। एक्चुअल, फिक्स्ड, ओवरहेड। बात समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि हमने कितने फिक्स ओवरहेड की बात करी? 1,60,000, और हमने कहा ये इवनली है यानी हर महीने सेम रहेंगे। तो 1,60,000 कितने महीने का हो गया? पूरे 12 महीने का। सर 12 महीने का क्यों? क्योंकि 100% डेटा एक साल का है। अच्छा हमें कितने महीने के लिए लेना था? 3 महीने के लिए, यानी 1,60,000 खर्चा हुआ 12 महीने पे, तो हर महीने हमारा खर्चा जाता था 13,313, मान लेते हैं हमारा रेंट जाता था। तो 3 महीने का रेंट कितना हो गया? सर 3 महीने का रेंट हुआ 40,000। लेकिन मुझे बताओ मैं बुक कितना कर चुका हूं अभी तक? 44,000। तो मैंने ज्यादा रिकवर कर लिया या कम रिकवर कर लिया? सर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ज्यादा लिखा है, आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ज्यादा लिखा है, इसका मतलब ये क्या है? सर ये आपकी ओवर रिकवरी है। कितनी है? ओवर रिकवरी। लिखो, ओवर रिकवरी है, ओवर एब्जॉर्प्शन कितना? 4,000। ये बताओ समझ आया या नहीं आया? ठीक है, बताओ समझ आया या नहीं आया? अच्छा थर्ड में पूछ रहा है कि क्या निकालना है? प्रॉफिट निकालना है एब्जॉर्प्शन से और दूसरे में मार्जिनल से। तो मुझे कॉस्ट शीट बनानी पड़ेगी। लो कॉस्ट शीट बना लेते हैं। कॉस्ट शीट अंडर मार्जिनल, सॉरी एब्जॉर्प्शन। कैसे निकलेगी? सर बिल्कुल वही जैसे हम कॉस्ट शीट बनाते हैं, यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आओ बताओ सबसे पहले क्या लिखते हैं? सर सबसे पहले लिखते हैं हम इसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट ओवरहेड प्राइम कॉस्ट। मुझे चेक करके बताओ जरा क्या हमें, अच्छा एक चीज और याद रखना, ये हमारी 3 महीने की बनेगी जिसमें हमारे यूनिट्स होंगे कितने? 220 यूनिट प्रोडक्शन है और सेल कितने हैं? 160। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं यूनिट्स हटा देता हूँ क्योंकि यूनिट्स में फिर बाद में मुझे चेंज करना पड़ेगा। ये 3 महीने की बनेगी, ठीक है, क्योंकि हमें 3 महीने का डेटा गिवन है। अच्छा आते हैं जरा, हमें गिवन क्या था? सर सेल गिवन है और सीधा प्रोडक्शन का ओवरहेड गिवन है। तो भाई मुझे प्राइम कॉस्ट तो गिवन नहीं है, तो मैं सीधा क्या लूंगा? प्रोडक्शन। और मुझे बताओ क्या एब्जॉर्प्शन वाला जो है मेथड, क्या वो भेदभाव करता है कि तू वेरिएबल है, तू फिक्स है, तू मत आइयो? नहीं, वो कहता है भैया तू वेरिएबल है, फिक्स है, प्रोडक्शन का है ना, आ जाओ। तो यानी कि यहाँ पे हमारे दोनों खर्चे आएंगे, यहाँ मेरे वेरिएबल भी आएंगे और यहाँ मेरे फिक्स्ड भी आएंगे। बताओ जरा मेरे वेरिएबल खर्चे कितने हैं? चेक करके बताओ जरा वेरिएबल खर्चे कितने हैं? सर वेरिएबल तो पर यूनिट के अकॉर्डिंग होंगे। ये रहा वेरिएबल 6,40,000। तो 6,40,000 है कितने यूनिट पे? सर ये 6,40,000 है 800 यूनिट पे। और हमें कितने यूनिट के लिए चाहिए सर? 220 यूनिट के लिए, क्योंकि इतना ही बनाया हमने। तो 6,40,000 डिवाइड बाई 800 मल्टीप्लाई 220, सर ये हो गया 1,76,000। अब मुझे फिक्स बताओ जरा, फिक्स कितना आएगा? यहाँ पे फिक्स कितना आएगा? सर फिक्स तो देखो हमने दो निकाले थे,
एक तो ये था जितना हमने एक्चुअल में लिखा, एक्चुअल में हुआ। दूसरा जो हमने रिकवर करा, बताओ क्या यहाँ पे रिकवरी वाला आना चाहिए, यानी एब्जॉर्ब्ड वाला आना चाहिए, या फिक्स्ड वाला आना चाहिए, मतलब जो एक्चुअल वाला है वो आना चाहिए। सर वैसे तो एक्चुअल वाला आना चाहिए क्योंकि वही है। नहीं, अब मुझे बताओ, जब आप कॉस्ट शीट बना रहे हो तो आप कॉस्ट शीट में जब डेटा उठाओगे तो कॉस्टिंग की बुक से उठाओगे। कॉस्टिंग की बुक में कितना लिखा होगा एब्जॉर्ब्ड? 44,000। हाँ, ये 4,000 की एडजस्टमेंट बाद में करोगे क्योंकि प्रॉफिट सही निकालने के लिए 4,000 आपको प्लस या माइनस करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में तो हमें माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ज्यादा खर्चा दिखाया हुआ है। सर क्या कह रहे हो, समझ नहीं आया। मेरा कहने का मतलब सिंपल ये है कि सर जब आप फिक्स के खर्चे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में दिखाओगे तो कितने एब्जॉर्ब कर चुके हो? सर 44,000 एब्जॉर्ब कर चुके हो तो 44,000 ही दिखाओगे। लेकिन सर ये गलत नहीं है क्योंकि एक्चुअल में जेब से तो 40 ही गए हैं। अच्छा हाँ, गए तो 40 हैं, तो एक काम करेंगे 4,000 है ना बाद में माइनस कर देंगे। ऐसे ही आपको एग्जाम में भी करना है। नहीं समझे? देखो मेरी बात समझो। पहले हमें दिखाना है कि हमने एब्जॉर्ब इतना करा, फिर हम बाद में बता देंगे कि हमने 4,000 ज्यादा एब्जॉर्ब किया हुआ था, उसकी एडजस्टमेंट कर देंगे। या फिर हो सकता है कि कम एब्जॉर्ब किया हो तो उसको एड बैक कर देंगे। तो 1,76,000 प्लस 44,000 कितना हो गया सर? 2,20,000। चलो ये क्या आ गया बताओ? मेरा प्रोडक्शन का खर्चा आ गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गई है। अब इसमें क्या करेंगे सर? इसमें ऐड कर देंगे ओपनिंग फिनिश गुड्स, जो कि क्वेश्चन में गिवन नहीं है, माइनस कर देंगे क्लोजिंग फिनिश गुड्स। मुझे बता दो क्लोजिंग फिनिश गुड्स कैसे निकलेगा? सर बड़ा सिंपल है, देखो हमने कुल मिला के खर्चा कर दिया 2,20,000 का, कितने यूनिट्स बनाने में? 220 यूनिट बनाने में। और लास्ट में कितने यूनिट बचे हैं सर? लास्ट में 60 यूनिट्स बचे हैं। तो सर 2,20,000 डिवाइड बाय 220 मतलब एक यूनिट 1,000 रुपए का खर्चा आ चुका है। तो 60 यूनिट्स हो गए सर 60,000 रुपए। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा मेरा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कितना? ये हो जाएगा सर 1,60,000। बताओ समझ आया या नहीं आया? ठीक है। अच्छा अब इसमें कौन से खर्चे जुड़ेंगे सर? इसमें जुड़ेंगे हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के। ठीक है, लेकिन उससे पहले यहां पे मुझे उस 4,000 की एडजस्टमेंट भी करनी पड़ेगी क्योंकि मैंने एक्चुअल में खर्चा कितना करा सर? एक्चुअल में खर्चा करा 40,000, पर मैंने बुक कितना करा? 44। तो मैंने ज्यादा बुक करा हुआ है कितना? 4,000 ज्यादा बुक करा हुआ है। तो उतना खर्चा आपको क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, या फिर उतना खर्चा आपको क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो क्या करोगे? इसको प्लस करोगे माइनस करोगे? सर सिंपल है ना, देखो अभी आप कॉस्ट आपने ज्यादा कर दी है तो उतनी कॉस्ट आप कम कर दो। तो यानी ये जो टोटल कॉस्ट है आपकी 1,60,000, इसमें 40 जुड़ने चाहिए थे फिक्स के, लेकिन आपने जोड़े कितने टोटल? 44। तो इसमें 4,000 ज्यादा है, तो एडजस्ट फॉर ओवर रिकवरी। कितना? 4,000। ठीक है, अच्छा अब ऐड कर दो इसमें क्या? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ओवरहेड्स। मुझे बताओ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के दो हैं, एक तो फिक्स्ड है और वेरिएबल है। तो पहले बात करते हैं वेरिएबल की। मुझे बताओ वेरिएबल में कितने यूनिट पे होगा? सर जितने यूनिट बिके हैं, कितने बिके हैं? 160 यूनिट बिके हैं उतने पे लगेगा। अब जरा चेक करके बता दो वेरिएबल कितने हैं सर? 3,20,000 कितने यूनिट पे? 800 यूनिट पे। तो ये हो गया सर 3,20,000 800 यूनिट पे। और मुझे कितने यूनिट के लिए चाहिए सर? 160 यूनिट्स के लिए। तो कितना हो गया सर? 3,20,000 डिवाइड बाय 800, पर यूनिट हुआ 400। तो एक यूनिट का हुआ 6,000, मतलब 64,000। और फिक्स खर्चे, हाँ फिक्स खर्चे, लेकिन वो साल के थे, याद रखना। मुझे क्या करना है? महीने में इसको बांटना है। तो आप मुझे बता दो जरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के फिक्स खर्चे कितने हैं? फिक्स खर्चे हैं सर 2,40,000, और ये पूरे 12 महीने के हैं। 2,40,000 जो हैं ये हैं सर 12 महीने के।
और मुझे कितने महीने के लिए चाहिए? 3 महीने के लिए। तो सर ये हो गया 20,000 और ये हो गया 60,000। तो कुल मिला के मेरा खर्चा कितना हो गया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का? 1,24,24,000। ये बताओ समझ आया या नहीं आया? ठीक है, चल ये मेरी क्या आ गई? टोटल कॉस्ट आ गई, यानी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया। बताओ जरा कितना आ गया कॉस्ट ऑफ सेल? सर 1,60,000 हमने माना था, 4,000 ज्यादा दिखाया हुआ था, कम कर दिया तो 1,56 हो गया, प्लस 1,24,000 तो ये हो गया सर 2,80,000। ठीक है, अब मुझे बता दो एड प्रॉफिट। सर प्रॉफिट तो बैलेंसिंग फिगर निकलती है इसमें, तो मेरी सेल्स कितनी गिवन है बताओ क्वेश्चन में? सर सेल्स गिवन नहीं है, लेकिन सेलिंग प्राइस मुझे पता है। 160 यूनिट हमने बेचे हैं, और एक यूनिट था जो आपने बताया था शायद 2,000 रुपए का था। हाँ, ये हमने कैसे निकाले थे 2,000 रुपए? सर ये रहना, देखो बड़ा सिंपल है। 800 यूनिट है, 16 लाख से डिवाइड कर दो तो 2,000 रुपए का एक यूनिट बिक रहा है, ये आपने लिखा भी था यहाँ पे। अच्छा, तो कितना हो गया सर? ये हो गया 3,20,000। तो 2,80,000 का सामान अगर 3,20,000 में बिक गया तो कितना फायदा हुआ सर? 40,000 रुपए का फायदा हो गया। ये हमने कैसे निकाला? अंडर एब्जॉर्प्शन अप्रोच। अब इसी चीज को मुझे कैसे करना है? अंडर मार्जिनल अप्रोच। और मार्जिनल वाला कंट्रीब्यूशन निकालने की बात करता है, इसीलिए इसीलिए वो सबसे पहले वेरिएबल खर्चे लेता है और फिक्स को कहेगा तुम जाओ लास्ट में, आखिरी में आना, अभी बात मत करो मेरे से। बताओ समझ आया या नहीं आया? आगे समझ? चलो अब क्या बनाना है हमें? कॉस्ट शीट बनानी है अंडर मार्जिनल अप्रोच। आओ जरा अंडर मार्जिनल अप्रोच बात करते हैं। पॉइंट नंबर सी, कॉस्ट शीट मार्जिनल अप्रोच। बताओ जरा कैसे निकालेंगे? सर सिंपल है, जैसे बनाते हैं वैसे बनाएंगे, क्या दिक्कत है? आओ। चल मुझे बताओ सबसे पहले क्या लिखेंगे? सर यहां पे सबसे पहले हम लिखते हैं सेल्स रिवेन्यू। और कितने यूनिट बिके हैं सर? वही 160 यूनिट बिके हैं, और एक बिका है 2,000 रुपए का, यानी कि कितना हो गया सर? 3,20,000 रुपए। और इसको हम कहते हैं पॉइंट नंबर ए। अब हमें लिखने हैं खर्चे। तो बताओ सबसे पहले हम कौन से खर्चे लिखेंगे? सर सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल। तो सबसे पहले आएगा सर यहां पे प्रोडक्शन ओवरहेड्स। कौन सा? सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल वाला। मुझे बताओ वेरिएबल खर्चा हम निकाल चुके थे, प्रोडक्शन का कितना आया था? यहां पे हमने निकाला था प्रोडक्शन का वेरिएबल खर्चा, ये रहा 1,76,000। ठीक है, अब क्या करेंगे सर? इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग फिनिश गुड्स, क्योंकि ये मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बन जाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन तक का खर्चा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स। अब क्लोजिंग फिनिश गुड्स कैसे निकलेगा सर? इसी के बेस पे निकलेगा, क्योंकि मार्जिनल अप्रोच में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और क्लोजिंग फिनिश गुड्स में सिर्फ वेरिएबल पार्ट आता है, फिक्स पार्ट नहीं आता है। तो इसका मतलब इसी को लेंगे 1,76,000 कितने यूनिट के लिए सर? 220 यूनिट के लिए। तो बचे हुए कितने हमारे? 60 यूनिट्स। तो 1,76,000 डिवाइडेड बाय 220 मल्टीप्लाई बाय 60, सर ये हो गया 48,000। तो ये आ जाएगा मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
कितना? 1,28,000। अब इसमें क्या ऐड होगा सर? इसमें ऐड होगा वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि सर अभी कंट्रीब्यूशन नहीं आया है। तो वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। बताओ, वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स भी हमने निकाल लिए थे यहां पे, ठीक है, तो दोबारा दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, हम यहां निकाल चुके थे। ये रहा सर, कितना आया था? 64,000। चलो, तो मैंने सारे खर्चे ऐड कर लिए, तो ये आ गया मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। बताओ टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई मेरी? 64,000 ऐड कर दो, 1,92,000। ठीक है, इसको नाम दे देंगे हम पॉइंट नंबर बी, क्योंकि मेरे सारे वेरिएबल के खर्चे जुड़ चुके हैं। तो अब ए माइनस बी करूंगा तो क्या आएगा सर? ए माइनस बी करोगे तो आएगा कंट्रीब्यूशन। तो ये हो जाएगा सर आपका कंट्रीब्यूशन। ए माइनस बी। तो हमारी सेल कितनी थी सर? सेल थी हमारी 3,20,000 रुपए की। 3,20,000 की सेल थी, और खर्चा हुआ 1,92,000 वेरिएबल का। तो हमारा कंट्रीब्यूशन आ गया सर 1,28,000। ठीक है, चलो कंट्रीब्यूशन आ गया। अब इसमें से क्या माइनस कर देंगे सर? अब जो बची हुई फिक्स कॉस्ट है सारी, क्योंकि बाकी सारी वेरिएबल तो ले ली, अब मुझे फिक्स कॉस्ट माइनस करनी है, तो फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो। सबसे पहले सर प्रोडक्शन वाली, मुझे आप बता सकते हो, ये भी हम निकाल चुके थे। अच्छा सर, अब यहां पे एब्जॉर्प्शन वाली 44,000 लेनी है या एक्चुअल वाली लेनी है? अब मुझे आप खुद बताओ जरा सोच के, यहां देखो, खुद बताओ जरा सोच के, आप एब्जॉर्प्शन कर रहे हो या मार्जिनल कर रहे हो? सर मार्जिनल कर रहे हैं। तो 44,000 जो थी वो किस में थी? एब्जॉर्प्शन में। बाद में मैंने 4 माइनस भी करा दिए एडजस्टमेंट करके, ठीक है। लेकिन मार्जिनल वाले को तो एब्जॉर्प्शन वाले से कोई लेना देना नहीं है, तो मार्जिनल वाला क्या लेगा सर? ये हमेशा एक्चुअल लेगा, और एक्चुअल कितनी थी? 40,000। यानी मार्जिनल वाले का एब्जॉर्प्शन वाले से कोई लेने देना नहीं है। मार्जिनल वाला तो ये कहेगा कि भैया मुझे तो एक्चुअल बताओ कितना खर्चा हो रहा है, वो हम लिखेंगे। अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी भाई अपना एब्जॉर्प्शन में आप करते रहना। अच्छा, ये हो गया प्रोडक्शन। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का फिक्स खर्चा भी हम निकाल चुके थे 3 महीने का। कहां पे था सर? ये रहा 60,000। ठीक है, तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा। कितना हो गया ये? 1,00,000। तो प्रॉफिट कितना आ गया सर? प्रॉफिट आ गया 28,000। लो, ये लिख लो। लिख लिया? चल लिखो इसमें लास्ट नोट। बस खत्म चैप्टर। उसके बाद अब क्वेश्चन क्वेश्चन करने हैं, कॉन्सेप्ट सारे खत्म हो गए हैं। अब इसके बाद धड़ाधड़ हम कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करेंगे, फिर कुछ एग्जामिनेशन क्वेश्चन करेंगे, और इस चैप्टर को हम टाटा बाय बाय कर देंगे। ठीक है, मैंने इस चैप्टर में बहुत टाइम लगाया है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका ये, और बहुत ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर भी है। बड़े आराम से इसके क्वेश्चन आप निपटा लोगे, बड़े प्यार से। ठीक है, लिखो नोट, लिखो। क्या लिखना है सर? अंडर एंड ओवर recovery of fixed overheads will be adjusted under absorption approach। सिर्फ किस में होगा? एब्जॉर्प्शन अप्रोच में अंडर ओवर रिकवरी की बात होगी। इन ऑर्डर टू गेट एक्चुअल
एक्चुअल प्रॉफिट, ताकि हम सही प्रॉफिट निकाल सके, फुल स्टॉप। आगे लिखो, बट अंडर मार्जिनल अप्रोच, अंडर मार्जिनल अप्रोच actual fixed overheads are to be taken and hence no adjustment for under or over recovery। ठीक है, चल इसको लिख लो। ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं ब्रेक के बाद। चाय वाय पी लो, आराम कर लो थोड़ा सा। उसके बाद अब क्वेश्चन करने हैं, धड़ाधड़ क्वेश्चन करने हैं और बस क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, चल ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद।